मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था यांग ने बड़े ही प्यार से सोंगलैन का नाम लिया था। अब आगे सोंगलैन का नाम लेते हुए यांग के आंखों से आंसू निकल गए। यांग अपने प्यार अपने हस्बैंड को याद कर रहा था, जो 1 साल पहले एक्सीडेंट के दौरान मर चुका था। सोंगलैन की मौत यांग और समैरा के सामने ही हुई थी, क्योंकि उस समय कार के अंदर तीनों थे। यंग और समायरा को हल्की चोट लगी थी, लेकिन सोंगलैन का पूरा शरीर खून से कवर हो गया था। यंग ने जब सोंगलैन को चेक किया तो उसे पता चला कि सोंगलैन की ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी थी। यंग की पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। उस समय समायरा सिर्फ 2 साल की थी। उसने अपने डैडा की ऐसी हालत देखी तो सदमे में चली गई। उसने हंसना, रोना, बोलना सब बंद कर दिया। यंग ने समायरा को कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। उस 2 साल की बच्ची ने अपने आप को इस दुनिया से अलग कर दिया था। शायद वो अपने डैडा का खून से सना हुआ चेहरा भूल नहीं पा रही थी। सोंगलैन समायरा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। आखिर समायरा सोंगलैन और यंग की प्यार की निशानी थी। उनका हंसता खेलता परिवार अचानक से गम के साए में डूब गया। यंग अपने प्यार को खो चुका था, लेकिन वो अपने प्यार की निशानी को नहीं खोना चाहता था। उसे किसी भी डॉक्टर से कोई भी उम्मीद नहीं मिल रही थी। समायरा को कोई भी नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। यंग ने पूरे 6 महीने तक अलग अलग डॉक्टर के चक्कर लगाए, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन चमत्कार हुआ। यंग ये सारी बातें सोच रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और 6 महीने पहले के फ्लैशबैक में चला गया। यंग सोचने लगा कि कैसे समायरा की ज़िंदगी में चमत्कार हुआ और उसकी नोटी समायरा उसे वापस मिल गई। आज से 6 महीने पहले यंग डॉक्टरों के चक्कर लगा के थक चुका था। इस कारण वो अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक तो सोंगलैन के खोने का गम, ऊपर से उसके बच्चे की ऐसी हालत। यंग के पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आया और उसने बताया, सर, अगर आपने संघाई की मीटिंग अटेंड नहीं की तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यंग का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो काफ़ी महीनों से अपने बिजनेस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे तो उसका सारा बिजनेस खराब हो जाता, उसकी इतने सालों की मेहनत खराब हो जाती। इसलिए उसने अपने सेक्रेटरी को फ़्लाइट की टिकट बुक कराने के लिए बोला। यंग समायरा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो समायरा को भी अपने साथ ले गया। संघाई शहर के लिए 3 जनों की टिकट बुक हुई, यंग, समायरा और सेक्रेटरी। यंग की संघाई शहर में मीटिंग बहुत अच्छे से हुई। उसे प्रोजेक्ट भी मिल गया, उसकी डील फाइनल हो गई। यंग ने समायरा को कुछ दिन संघाई में घुमाने का सोचा, इसलिए उसने अपनी सेक्रेटरी को वापस इंग्लैंड भेज दिया। जिस होटल में यंग और समायरा रुके थे, वहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी थी। रात के 11 बज गए थे। समायरा सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्यारी सी मासूम बच्ची के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। यंग का दिल बहुत दर्द होता था अपनी बच्ची को ऐसे देखकर। यंग समायरा को गोद में लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। उसे लगा रात की ठंडी हवा समायरा को सुकून पहुंचाएगी। यंग को चलते चलते पूरे 2 घंटे हो गए। उसे सामने एक नदी नजर आई। अब रात के 1 बज गए थे। यंग नदी से थोड़ा दूर समायरा को अपने गोद में लेकर बैठ गया। उस जगह दूर दूर तक कोई नहीं था। ठंडी ठंडी हवा उनके चेहरे को चूम के जा रही थी। यंग ध्यान से पानी को देख रहा था, जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। नदी बहुत बड़ी थी। यंग की नज़रें जहाँ तक पहुँच रही थी, वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी था। अचानक से समायरा यंग के गोद से नीचे उतर गई। 2.5 साल की समायरा ने पता नहीं ऐसा क्या देखा, जो उसकी आंखों में चमक आ गई। समायरा अपने छोटे छोटे कदमों से नदी के पास जाने लगी। यंग ने भी समायरा का पीछा कर लिया। नदी के किनारे एक व्यक्ति पड़ा था, जिसके सर पर चोट लगी थी। कमर के पास से मांस का टुकड़ा गायब था। कुछ जगह से कपड़े फटे हुए थे। पूरा शरीर खून से कवर था। वो व्यक्ति अभी बिल्कुल सोंगलैन की तरह लग रहा था। एक्सीडेंट के दिन सोंगलैन भी इसी प्रकार खून से कवर था।
समायरा उसके पास बैठ गई और उस व्यक्ति के गालों को छूकर बोली, डैडा। आज 6 महीने बाद समायरा ने कुछ बोला था। यंग ने तो समायरा के दोबारा बोलने की उम्मीद छोड़ दी थी। यंग उस व्यक्ति को छूकर देखता है जिसकी सांसें बहुत हल्की हल्की चल रही थी। यंग कॉल करके एम्बुलेंस बुलाता है और उस व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यंग के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने डॉक्टर से कहा, पैसों की फिक्र मत करना, बस इसे बचा लो। डॉक्टर ने कहा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन रूम में चले गए। डॉक्टर ने उस व्यक्ति का ऑपरेशन किया। उसे 3 बोतल ब्लड के चढ़ाए गए क्योंकि उसका काफ़ी ब्लड बह चुका था। ऑपरेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन व्यक्ति को होश नहीं आया। यंग ने अपने सोर्स से पता लगवाने की कोशिश की कि क्या कोई फैमिली अपने मेंबर को ढूंढ रही है, लेकिन ऐसी कोई फैमिली नहीं थी। यंग ने पुलिस स्टेशन में भी जाकर पता किया कि किसी ने भी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है, लेकिन यंग को कुछ पता नहीं चला। यंग ने उस व्यक्ति के कपड़े से कुछ ढूंढने की कोशिश की जिससे उसके बारे में कुछ पता चले, लेकिन उस व्यक्ति के कपड़े में सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसमें सारे शब्द मिट गए थे। सिर्फ 2 वर्ड पता चल रहे थे, डॉक्टर वी। यंग कहता है, इसका मतलब ये डॉक्टर है या इसने किसी और का कार्ड अपने पॉकेट में रख रखा है। फिर भी इस उम्मीद में कि कुछ पता चले, उसने हॉस्पिटल में पता करवाया कि कोई डॉक्टर वी नाम का डॉक्टर है। लेकिन संघाई शहर के सारे हॉस्पिटल में पता करवाने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि डॉक्टर वी नाम का कोई भी डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में काम नहीं करता था। यंग ने उस व्यक्ति के कपड़ों को ड्राई क्लीन करवा के संभाल के अपने कपड़ों के साथ रख लिया। वो व्यक्ति तो हॉस्पिटल के कपड़ों में था। यंग पूरे 1 हफ्ते से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। यंग सोचता है, क्या इसकी कोई फैमिली नहीं है? इसको कोई ढूंढ क्यों नहीं रहा? मैं ज़्यादा दिन संघाई में नहीं रह सकता, मुझे तो कल ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसका क्या करूं? मैं इसे यहाँ किसके भरोसे छोड़ूं? जब तक इसे होश नहीं आएगा, ये अपने बारे में कुछ भी बता नहीं पाएगा। और समायरा 1 हफ्ते से इस व्यक्ति से चिपकी हुई है और इसे अपना डैडा बता रही है। मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचकर यंग उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाने की सोचता है, क्योंकि उसे उस व्यक्ति को अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे यंग, समायरा और वो व्यक्ति इंग्लैंड के लिए निकल गए। इंग्लैंड के बड़े से हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को एडमिट करवा दिया गया। इंग्लैंड में एडमिट होने के कुछ दिन बाद ही उस व्यक्ति को होश आ गया। वो व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज होकर हॉस्पिटल रूम को देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। नर्स भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाती हैं। डॉक्टर के चेक करने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं, ऊपर से वो बहुत डरा हुआ लग रहा है। डॉक्टर रूम से बाहर चले जाते हैं और यंग को बुलाते हैं। डॉक्टर यंग से कहते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं। यंग कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं उसे बता देता हूँ कि मैं उसे संघाई से लाया हूँ, फिर वो वापिस चला जाएगा। ये डॉक्टर यंग का फैमिली डॉक्टर था। डॉक्टर कहते हैं, यंग तुम पागल हो गए हो, इस व्यक्ति के जाने से समायरा की खुशियाँ भी चली जाएंगी। ऐसे भी उसे कुछ याद नहीं है और वो अकेले किसके सहारे रहेगा? मुझे तो लगता है तुम्हें उसकी ज़रूरत है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दो। जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा और फिर वो जाना चाहेगा तो तुम उसे जाने देना। अभी उसे कुछ बताने की कोशिश मत करो। ऐसे भी उसे अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। यंग को सोचकर राजी हो जाता है। फिर वो समायरा को लेकर उस व्यक्ति से मिलने जाता है। जैसे ही यंग और समायरा कमरे के अंदर आते हैं, वो व्यक्ति डर जाता है और अपनी डरी हुई नज़रों से उन्हें देखने लगता है। अचानक से किसी व्यक्ति की सारी यादें चली जाएं तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। यंग को उस व्यक्ति की आंखें बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। यंग उस व्यक्ति को ऐसे देखकर अपने मन में सोचता है, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। समायरा अपने छोटे छोटे कदमों से व्यक्ति के पास जाती है और प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहती है, डैडा आप कब से सो रहे थे? पता है मैंने आपको कितना मिस किया।
मैंने आपको कितना जगाया, लेकिन आप जाग ही नहीं रहे थे। ऐसा कह के समायरा पाउट बना लेती है। वो व्यक्ति समायरा की बात को रिपीट करता है, डैडा। लेकिन उस व्यक्ति को समायरा की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, क्योंकि 2.5 साल की बच्ची झूठ तो नहीं बोल सकती। समायरा अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है, डैड आप दूर क्यों खड़े हैं, डैडा आपको बुला रहे हैं। वो व्यक्ति यंग की तरफ देखता है और कहता है, डैड इसका मतलब ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी फैमिली है। ये सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उस व्यक्ति के चेहरे पर स्माइल देखकर यंग के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम क्या है? यंग ने कहा, वी। तुम्हारा नाम वी है और मेरा नाम यंग है, ये मेरी। फिर यंग रुक गया। फिर उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया, हमारी बेटी समायरा है। वी ने अपना सर हाँ में हिलाया। वी ने कहा, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, क्या हुआ मुझे? यंग ने कहा, एक्सीडेंट। वी ने कहा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? यंग ने कहा, तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर ने कहा है अगर तुम टाइम से मेडिसिन खाओगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यंग कहता है, तुम अपने हॉस्पिटल के कपड़े चेंज कर लो, अब हम घर जाएंगे। मैं डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवाता हूँ। यंग हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वी और समायरा को अपने साथ ले जाता है। यंग ने अपने हेड सर्वेंट को कॉल करके पहले ही कह दिया था कि सॉन्गलैन की सारी फ़ोटो उसके पर्सनल अलमीरा में रख दें और जो उसके साथ आएगा उसकी पूरी रिस्पेक्ट करें, जैसे वो सब सॉन्गलैन की करते थे। सारे सर्वेंट को लगता है यंग ने अपने लिए पार्टनर चुन लिया है। वो इस बात से खुश थे क्योंकि सॉन्गलैन के जाने के बाद यंग अकेला हो गया था। यंग, समायरा और वी मैंसन पहुंच जाते हैं। वी यंग के पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। यंग जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वी उसके कमरे में है। यंग कहता है, वी तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वी सवाल भरी नज़रों से यंग को देखने लगता है। फिर यंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्यार से कहता है, वी तुम बीमार हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा आराम और केयर की ज़रूरत है। जब तक तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाते तुम हमारे रूम में नहीं रहोगे। तुम्हारा आज से मेरे बगल वाला रूम है। वी हाँ में अपना सर हिलाकर यंग के रूम से बाहर चला जाता है। यंग वी के जाते ही गहरी सांस लेता है। वी अपने रूम में जाकर अपना अतीत याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ना ही उसे ये मैंसन अपना लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार इस मैंसन में आया है, लेकिन उसके पास इस फैमिली के अलावा कोई और नहीं था जो उसे अपना कह रहा हो। वी ये सब सोच रहा था कि तभी समायरा वी के पास आ गई और वी समायरा को देखकर अपने सारे सवालों को भूल गया। समय बीतता गया और वी को यकीन आता गया कि ये उसकी फैमिली है, क्योंकि यंग हर चीज़ में परफेक्ट था। यंग का इतना केयरिंग नेचर वी के दिल को मेल्ट करता गया और समायरा के क्यूटनेस ने वी को अपना बना लिया। अब वी समायरा और यंग को अपना सब कुछ मानने लगा था। यंग अपनी आंखें खोलता है और अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। यंग वी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। यंग खिड़की के पास से वापस अपने कमरे के अंदर जाने लगता है और अपनी अलमीरा से अपनी और सॉन्गलैन की एक फ़ोटो निकालता है, जिसमें यंग ने अचानक से सॉन्गलैन के गालों पर किस किया था, जिसके कारण उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। ये फ़ोटो देखकर यंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। यंग सॉन्गलैन से कहता है, सॉन्गलैन मैं क्या करूं? वी को कुछ याद नहीं आ रहा और समायरा उसके करीब होते जा रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वी की कोई फैमिली है भी या नहीं। अगर वी की कोई फैमिली है तो जब वो अपनी फैमिली के पास जाएगा समायरा का क्या होगा? वी मुझे अपना हस्बैंड मानता है। मेरा मन करता है कि मैं उसे बता दूं कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? यंग उस फोटो को अपने सीने से लगाकर सो जाता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है। 3 साल और बीत गए। यंग वी और समायरा का रिश्ता और मजबूत होता गया, लेकिन वी को अभी भी अपना अतीत याद नहीं आया। संघाई में 2 साल पहले ही लिंग जियाओ की मौत हो गई। युआन 6 साल का हो गया और पहले से भी ज़्यादा गुस्सैल हो गया। समायरा भी 6 साल की हो गई और वो पहले से भी ज़्यादा क्यूट हो गई। लैंजा पहले से भी ज़्यादा क्रूर हो गया। उसके मन में किसी के लिए भी कोई दया नहीं बची थी।
यंग ने इन 3 सालों में बहुत तरक्की करी थी। वो वी को अपना गुड लक मानता था, क्योंकि उसके आने के बाद से उसने नई ऊंचाइयों को छुआ था। अब उसने डिसाइड किया था कि वो शंघाई शहर में भी अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा। इंग्लैंड की कंपनी। उसने अपने भरोसेमंद इंसान को संभालने के लिए कहा। उसने डिसाइड किया कि वो बीच बीच में इंग्लैंड आएगा। अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने होम टाउन में बिताना चाहता था, जहां उसे अपना पहला प्यार मिला था। इसलिए वो हमेशा के लिए शंघाई जाने का डिसाइड करता है। उसने शंघाई में बहुत बड़ा मैंसन भी खरीद लिया था। पहले जब वो शंघाई में रहता था तब वो गरीब था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी कंपनी इंग्लैंड में स्टार्ट करी थी, इसलिए उसने अपने शंघाई के घर को बेच दिया था। यंग कहता है वे अब हमें निकलना चाहिए। वे समायरा का हाथ पकड़ता है और मेंशन से बाहर निकल जाता है। जाते वक्त यंग अपने हेड सर्वेंट से कहता है, अब इस मेंशन का तुम्हें ध्यान रखना होगा, हम बीच बीच में आते रहेंगे। सारे सर्वेंट के आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो इस फैमिली को अपनी फैमिली मानते थे। वी कहता है, आप सब आंसू मत बहाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे हम जा नहीं पाएंगे, हम बीच बीच में आते रहेंगे, आप रो मत। सर्वेंट अपने मालिक को विदाई देते हैं। यंग वी और समायरा एक लंबा सफ़र तय करके एक नए शहर में आ जाते हैं, जो किसी के लिए भी नया नहीं था, क्योंकि वी को ये शहर अपना लग रहा था, जैसे वो पहले भी यहाँ आया हो। फिर उसे याद आता है, सर्वेंट आपस में बात करते थे कि यंग को प्यार शंघाई में ही हुआ था। इसका मतलब वो तो पहले भी शंघाई आया ही होगा, यानी वो यहीं रहता होगा। सब अपने नए मेंशन में पहुंच गए। मेंशन बहुत ही सुंदर था। यंग कहता है वी, मैंने समायरा का एडमिशन गोसु स्कूल में करा दिया है। वो बेस्ट स्कूल है और अच्छी फैमिली के बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। तुम कल ड्राइवर के साथ स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात कर लेना। मुझे ऑफिस में काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। वी कहता है यंग, कोई बात नहीं, तुम अपना काम संभालो, मैं समायरा के साथ चला जाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यंग जल्दी ही निकल गया। वी समायरा को रेडी करके गोसु स्कूल के लिए निकल गया। इधर लैन मैंसन में लेंजा कहता है, युआन, आज मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा स्कूल। तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है। कल फिर तुमने किसी की पिटाई की। तुम्हारा गुस्सा तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। युआन कुछ नहीं बोलता और लेंजा के कार में जाकर बैठ जाता है। लेंजा युआन को ऐसे देखकर दुखी होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है। इधर गोसु स्कूल में वी और समायरा पहुंच गए। वी समायरा को प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाता है और उसके क्लास के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगता है। लेंजा और युआन भी स्कूल पहुंच जाते हैं। लेंजा युआन को क्लास तक छोड़ता है। लेंजा युआन से कहता है, तुम जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलने जाता हूँ। युआन अपना सर हाँ में हिलाता है। लेंजा प्रिंसिपल ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में पहले से ही वी और युआन थे। जैसे ही लेंजा प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंचता है, उसका दिल बहुत तेज तेज की धड़क रहा था। ऐसे तो उसे जब महसूस होता था जब उसका विंग उसके आसपास होता था। उसका दिल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। लेंजा अपना एक हाथ अपने सीने पर रखता है, जैसे वो अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके दिल को पता नहीं किस बात की खुशी हो रही थी। लेंजा ऑफिस के बाहर ऐसे ही खड़ा था। वो ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड कब से लेंजा को देख रहे थे और लेंजा के पास जाके पूछते हैं, सर, आपको प्रिंसिपल से कुछ काम है क्या? लेंजा अपने होश में वापस आता है और कहता है, हाँ, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया था, मैं युआन का डैड हूँ। गार्ड कहते हैं, सर, आपको सब जानते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर छोड़ देता हूँ। गार्ड आगे आगे जाने लगते हैं और लेंजा उनके पीछे पीछे जाने लगता है। गार्ड प्रिंसिपल रूम का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, सर, लेंजा सर आए हैं, मैं उन्हें अंदर भेजूं? वी जैसे ही लेंजा का नाम सुनता है, पता नहीं क्यों उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है, जैसे उसका दिल उसे कुछ बताना चाहता हो। उसे लेंजा का नाम बहुत ही अपना लग रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस नाम वाले व्यक्ति को जानता हो। वी अपने मन में सोचता है, मुझे कभी यंग का नाम इतना अपना नहीं लगा जितना मुझे लेंजा का नाम अपना लग रहा है। ऐसा क्यों? वी अपने मन के सवालों से लड़ रहा था। तभी उसका ध्यान प्रिंसिपल की आवाज़ से खुलता है। प्रिंसिपल कहते हैं, उन्हें अंदर भेजो। प्रिंसिपल के कहने पर गार्ड लेंजा को अंदर जाने के लिए कहते हैं। लेंजा हाँ में अपना सर हिलाता है और अंदर जाने के लिए ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही लेंजा को बी का बैक साइड नज़र आता है। लेंजा के मुंह से हल्का सा निकलता है विंग। ये आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी क्योंकि लेंजा ने बहुत ही धीमे से बोला था। लेंजा सोचता है, क्या ये सच में मेरा विंग है? इसका बैक तो बिल्कुल विंग की तरह है। प्रिंसिपल लेंजा से कहते हैं, सर आप अंदर आ जाइए। लेंजा प्रिंसिपल की आवाज़ सुनकर वापस अपने होश में आते हैं और अंदर जाने लगते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।